बेटा सब बच्चे हेडिंग दें। यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 5 और यूनिट का नेम लिखें थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स। तो पहले हम यूनिट नंबर 5 करेंगे जो कि थर्मोडायनेमिक्स है। इसके बाद हम करेंगे यूनिट नंबर 4 जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स का है। उसकी रीज़न ये है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स, वेव्स के अंदर एक आर्टिकल है स्पीड ऑफ साउंड। उस स्पीड ऑफ साउंड के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थर्मोडायनेमिक्स से बिलोंग करती हैं, जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो फोर्थ यूनिट की ज़्यादा बेहतर समझ तब आपको आ सकती है जब आप उसके लिए पहले कौन सा यूनिट कर लें, 5 यूनिट। इसलिए मैं पहले 5 को करवा रहा हूँ। इससे ख़त्म करके, ये छोटा सा है, इसे वाइंड अप करने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4 जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स का। ठीक है बेटा। इस पूरे यूनिट के अंदर 2 आर्टिकल्स हैं। एक आपके पास बेटा कौन सा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहला आर्टिकल जो आपके इस सिलेबस में है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक तो ये बेटा हमने करना है। नंबर 2 बेटा आपके पास है स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट। और एक और चीज़ भी बेटा आपने याद रखनी है कि इसी के साथ साथ एक चीज़ और भी है जो डिस्क्रिप्शन में उन्होंने दी हुई है सिलेबस में, और वो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर स्केल्स वगैरह आ सकते हैं, टेम्परेचर के बारे में वो बात कर सकते हैं। तो टेम्परेचर हमें पता होना चाहिए, टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट। इन सब बातों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन आपको पता है कि पीएमसी में लास्ट टाइम जो पेपर हुए थे, काफ़ी पेपर हुए थे लास्ट टाइम, पूरे मंथ में स्प्रेड थे वो। तो उसमें हर पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन थोड़े से सिलेबस से बाहर भी आ रहे थे। वो बाहर से आने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो एक टॉपिक एग्जैक्ट बताया हुआ है तो थोड़ा सा उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी वो कर लेते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चंस बनाने होते हैं कि वो सारे सिलेबस से एज इट इज़ नहीं आ पाते। उसमें से 1 या 2 या 3 क्वेश्चन वो आ जाते हैं जो उसी टॉपिक से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर या नीचे होते हैं। इसलिए थोड़ी सी बातें मैं एक्स्ट्रा भी करवा देता होता हूँ ताकि अगर इन केस वहाँ से क्वेश्चन आए तो हमें वहाँ पर आता हो। ठीक है बेटा। देखिए बेटा, अगर किसी भी गैस की नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर, ये दोनों चीज़ें बेटा क्या हों उसके पास, कांस्टेंट। तो जब नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर कांस्टेंट होते हैं तो फिर प्रेशर और वॉल्यूम आपस में क्या बन जाता है, इनवर्स। और इसे हम कहते हैं बेटा कौन सा लॉ एप्लीकेबल हो रहा है, बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ रिलेट्स प्रेशर विद वॉल्यूम एंड प्रेशर इज इनवर्स ऑफ वॉल्यूम इफ नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस स्टेज कांस्टेंट। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी वी प्रोडक्ट इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब जितने टाइम्स वॉल्यूम बढ़ेगा उतने टाइम्स प्रेशर क्या होगा, कम। तो लेकिन जो दोनों का प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अच्छा बेटा, नेक्स्ट लॉ लिख लें आप। नेक्स्ट लॉ लिखें चार्ल्स लॉ। तो फर्स्ट लॉ बेटा बॉयल्स लॉ था, सेकंड लॉ बेटा आपके पास है चार्ल्स लॉ। बेटा चार्ल्स लॉ बेटा एप्लीकेबल तब होता है जब नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर ये दोनों किसी भी गैस के क्या कर दिए जाएं, कांस्टेंट। और उस केस में बेटा ये होता है कि जो वॉल्यूम ऑफ द गैस होता है उसका टेम्परेचर के साथ बेटा क्या रिलेशन बन जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और बेटा याद रखें, जितने भी फार्मूले हम इस पूरे टॉपिक में पढ़ेंगे और इस पूरे यूनिट में, उन सब के अंदर जो टेम्परेचर लिखा हुआ है ये कैपिटल टी में लिखा हुआ है। और टेम्परेचर जब कैपिटल टी में लिखा होता है तो बेटा याद रखें वो होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर बेटा वो होता है जो केल्विन स्केल में हो। तो बेटा याद रखें, जब भी वर्ड आ जाए कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इट मीन्स टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि इस चैप्टर के सारे फार्मूले आपको करेक्ट आंसर तब देंगे जब आप टेम्परेचर को किस स्केल में कन्वर्ट करके पुट करेंगे, केल्विन में। वो आपको पहले सेल्सियस में देंगे, अगर सेल्सियस में दें तो उसमें 273 ऐड करके किस में कन्वर्ट कर लेंगे आप, केल्विन में। क्योंकि ये सारे लॉज एप्लीकेबल हैं फॉर एब्सोल्यूट टेम्परेचर या फिर टेम्परेचर इन द केल्विन स्केल। तो बेसिकली इसको ऐसे बोला जाता है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अच्छा, अब बेटा थर्ड लिखें। थर्ड लॉ बेटा आपके पास ये है, थर्ड लॉ पे आप लिखें एवोगैड्रोज लॉ। तो एवोगैड्रोज लॉ बेटा लिख लें। बेटा एवोगैड्रोज लॉ बेटा जो है ना वो आपके पास वो ये है कि अगर किसी भी गैस का प्रेशर और उसका टेम्परेचर ये दोनों चीज़ें बेटा क्या कर दी जाएं, कांस्टेंट, तो उस गैस का वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल दोनों आपस में क्या बन जाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स प्रोवाइडेड दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर स्टेज
कांस्टेंट, दिस लॉ इज नोन एज एवोगैड्रोस लॉ। और बेटा जब आप इन लॉज को कंबाइन करते हैं ना तो एक इक्वेशन बनती है, और आप सबको वो आती है, उसे हम क्या कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। और बेटा उसके फार्मूले दो तरह के हैं। कौन कौन से बेटा फार्मूले हैं बेटा उसके, एक तो है PV इज इक्वल टू nRT, और अगला बेटा कौन सा है, PV इज इक्वल टू NKT। एक फार्मूले में स्मॉल n है, दूसरे फार्मूले में कैपिटल N है। तो याद रखें बेटा ये स्मॉल n बेटा क्या चीज है, स्मॉल n बेटा आपके पास है नंबर ऑफ मोल्स, और ये कैपिटल N बेटा क्या चीज है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये बेटा उस गैस के मॉलिक्यूल्स का नंबर है, और ये स्मॉल n बेटा गैस के मोल्स का नंबर है। और बेटा याद रखें कि दोनों फार्मूलों में जो T है वो क्या चीज है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है। अब बाकी रह गया R और K। बेटा याद रखें ये जो R है ना, इसके तीन नाम होते हैं। इसको हम यूनिवर्सल लिख लें आप, यूनिवर्सल, या फिर इसको हम कह सकते हैं जनरल, या फिर इसको हम कह सकते हैं आइडियल। तो यूनिवर्सल, जनरल या आइडियल गैस कांस्टेंट। तो बेटा या इसे आप बोल लें आइडियल गैस कांस्टेंट, या इसे आप बोल लें जनरल गैस कांस्टेंट, या इसे आप बोल लें यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये एक ही चीज़ के तीन नाम है, आर की बात हो रही है। और अगली बात बेटा आर की वैल्यू और यूनिट्स भी आपको याद होने चाहिए। आर की बेटा वैल्यू आपके पास है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। बेटा ये आपके पास बेटा यूनिट भी याद कर लें आर के, और उसकी वैल्यू भी याद कर लें, ये आपको जुबानी याद होनी चाहिए। अब इधर गौर करें बेटा ये के क्या चीज़ है। तो बेटा आपको पता होना चाहिए ये जो के मैंने लिखा है ना यहाँ पे स्मॉल के, ये स्मॉल के बेटा इसका नाम होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसे हम कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की बेटा वैल्यू भी लिख लें, यूनिट भी लिख लें। तो बेटा इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10 टू पावर -23। यूनिट बेटा इसके होते हैं जूल पर केल्विन। तो बेटा ये इसके आगे और इसका सिंबल आपके पास स्मॉल के होता है। तो स्मॉल के बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का सिंबल आ गया। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको। तो स्मॉल के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का सिंबल है, जो कि वैल्यू और यूनिट मैंने दोनों लिखवा दी हैं। अच्छा एक क्वेश्चन ये आता है कि आर और के का रिलेशन बताएं। तो बेटा याद रखें जो के होता है ना, के बराबर होता है R/NA। अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूँ तो आर की वैल्यू बेटा मैंने ऊपर क्या लिखवाई है 8.314। बेटा यूनिट्स क्या है बेटा आर के, जूल पर मोल पर केल्विन। अब बेटा मुझे बताएं एवोगैड्रोस कांस्टेंट की बेटा वैल्यू यूनिट क्या होते हैं, वैल्यू बेटा क्या होती है 6.02 इंटू 10 टू पावर +23। अब मुझे बताएं एवोगैड्रोस कांस्टेंट या एवोगैड्रोस नंबर के यूनिट क्या होते हैं। बेटा याद रखें इसके यूनिट होते हैं पर मोल, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर बच्चे कहते हैं इसके यूनिट नहीं होते। अगली बात जरा देखें, ये पर मोल इस पर मोल से हो जाएगा कैंसिल, नीचे वाला +23 ऊपर जाके क्या बन जाएगा -23, और 8.314 को जब डिवाइड करेंगे 6.02 पे तो वो बन जाएगा 1.38। बेटा क्या बन जाएगा बेटा पूरी वैल्यू 1.38 इंटू 10 टू पावर -23। सिर्फ बाकी बच क्या गया बेटा जूल पर केल्विन, क्योंकि पर मोल से क्या हो चुका है कैंसिल। बेटा ये बन जाएगा जूल पर केल्विन, और यही चीज़ मैं ऊपर लिखवा भी चुका हूँ कि के की वैल्यू होती है 1.38 10 टू पावर -23 जूल पर केल्विन। तो ये बेटा मैंने आपको के और आर का रिलेशन भी करवा दिया, के की वैल्यू, एन की वैल्यू, आर की वैल्यू वो भी लिखवा दी, और उनके यूनिट्स भी बता दिए बेटा आपको। अच्छा अब अगर आपको सिर्फ आइडियल गैस इक्वेशन आती हो ना, तो आपने जो ऊपर लॉज पढ़े हैं वो सारे लॉज भी आपको क्लियर हो जाएंगे। जरा देखें कैसे। आपको पता है बेटा पीवी इज इक्वल टू बेटा क्या चीज़ है एनआरटी। अच्छा अगर सपोज करें कि अगर वो ये कह दें कि एक गैस का क्या कांस्टेंट है टेम्परेचर, तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स के बारे में अगर वो ना बताएं तो उन्हें हम क्या लेके चलेंगे कांस्टेंट, और आर वैसे ही कांस्टेंट है। और उन्होंने क्वेश्चन में क्या बताया कि टेम्परेचर भी क्या है कांस्टेंट, और अगर ये भी कांस्टेंट है तो इधर वाली हर चीज़ क्या हो गई कांस्टेंट। तो पी और वी इज इक्वल टू बेटा क्या होगा कांस्टेंट, और इसी को हम क्या कहते हैं बॉयल्स लॉ, क्योंकि इससे अगर आप वी उधर लेकर जाएंगे तो बन जाएगा पी इज इनवर्स ऑफ वी। तो आप सारे लॉज इसी से निकाल सकते हैं क्योंकि ये उन्हीं लॉज से मिलकर बनी है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं एक गैस का बेटा क्या कांस्टेंट कर दिया जाए प्रेशर, तो देखिए आपको पता ही है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अगर आपने किसी भी गैस का प्रेशर कांस्टेंट कर गया तो पी तो हो गया कांस्टेंट, आर पहले ही क्या था कांस्टेंट, और नंबर ऑफ मोल के बारे में अगर ना बताया जाए तो हम नंबर ऑफ मोल्स भी क्या लेंगे कांस्टेंट। बाकी क्या बच गया वी और टी, और जब हर चीज कांस्टेंट हो तो जो चीजें बच जाती हैं दो
उनके बीच में क्या बन जाता है रिलेशन, बेटा क्या बन जाएगा, V इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और यही था चार्ल्स लॉ कि जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो V और T आपस में क्या बन जाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आपको आइडियल गैस इक्वेशन अगर याद होगी तो आप क्वेश्चंस आराम से कर लेंगे, ठीक है बेटा। अब मजीद इस चीज को जरा देखें आगे, इस इक्वेशन का क्वेश्चन ये आया हुआ है, देखें ये सारे पॉइंट सिलेबस में एज इट इज मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे लिए बेहतर है क्योंकि हो सकता है इनमें से एक आधा क्वेश्चन बन जाए, कि लास्ट टाइम भी आउट ऑफ कोर्स 2-3 क्वेश्चन आ जाते थे हर पेपर में। तो मैं चाहता हूं अगर हम 15-20 मिनट एक्स्ट्रा भी लगा लें उन टॉपिक्स पे जो हमारे कोर्स वाले टॉपिक से रिलेटेड हैं, तो उससे ज़रा हम सिक्योर हो जाएंगे कि हमारा वो चीज़ें सारी सही हो रही हैं। ज़रा देखें बेटा, आपके पास बेटा PV इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा आपके पास, NRT। ये तो आप लोगों को पता है, क्वेश्चन ये आया हुआ पास पेपर्स में कि आपके पास अगर 7 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन गैस है, अगर आपके पास 7 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन गैस है, तो आपने बताना है कि PV इज इक्वल टू, ऐसे लिखा हुआ था और आपने बताना था कि इस फिल इन द ब्लैंक्स की जगह क्या आएगा। तो ये आ गया PV इज इक्वल टू डैश RT, बट आपने बताना था कि यहाँ पे क्या आएगा, और क्वेश्चन ये था 7 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। अच्छा, अब क्वेश्चन ये था कि 7 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन गैस है, उसकी आपने बतानी है PV इज इक्वल टू ये डैश RT में डैश जगह पे क्या आएगा। देखें बात याद रखें कि ये जो यहाँ देखें आपको पता है कि PV इज इक्वल टू बेटा क्या होता है, NRT। बेटा ये जो N है ये बेटा क्या चीज़ है, नंबर ऑफ मोल्स। और बेटा इस N के बेटा फार्मूले लिख लें, एक फार्मूला होता है बेटा N/Na, जिसमें बेटा ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर एवोगैड्रोस नंबर। और एक और भी बनता है बेटा आपका मैस ओवर मोलर मैस। तो अगर आप किसी भी गैस के मैस को उसी गैस के मोलर मैस से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो बेटा आप देखिए, हमें चूंकि मैस गिवन था तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बेटा आ जाएगा मैस ओवर मोलर मैस, नीचे बेटा आ जाएगा RT और ये आ जाएगा PV। अब उन्होंने बेटा कितना मैस दिया है हमें, 7 ग्राम्स। तो बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे 7, लेकिन मसला ये है कि नीचे क्या आएगा, बेटा याद रखें नीचे 14 नहीं आएगा, और बच्चों ने वहां भी 14 ही लिखा था। याद रखें उन्होंने क्या वर्ड यूज किया है, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस कभी N की फॉर्म में नहीं होती, नाइट्रोजन गैस हमेशा N2 की फॉर्म में होती है, क्योंकि अकेला N तो रिएक्टिव होता है, इसलिए वो मिलकर आपस में दोनों एटम्स क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल, ताकि वो स्टेबल रह सकें। तो बेटा याद रखें जब भी गैस की बात होती है तो आप अकेला N नहीं लेंगे, अकेला N कभी भी नाइट्रोजन गैस नहीं होती, वो N2 होती है। अगर वो कह दें हाइड्रोजन गैस तो वो कौन सी होगी, H2। ऑक्सीजन गैस कह दें तो O2, क्योंकि जो गैस जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है उसी में उसका मोलर मास लिया जाता है। तो नाइट्रोजन गैस एग्जिस्ट करती है N2 की फॉर्म में, बेटा N2 का कितना मोलर मास होता है, 28 होता है। तो बेटा ऊपर आ जाएगा 7 ग्राम्स, नीचे आ जाएगा 28 ग्राम्स। ग्राम ग्राम से बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। 7 by 28 बेटा कितना आएगा आपके पास, 1/4 RT, और 1/4 बेटा क्या होता है, 0.25 RT। तो ये ऑप्शन लिखा हुआ था। तो अगर मान लो वो कह देते कि 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस है, आप क्या करते बेटा, ऑक्सीजन गैस की बात हो रही है तो जब वो गैस का वर्ड यूज कर देंगे तो आपने क्या करना है, ऊपर लिखेंगे मैस ऑफ गैस, नीचे O2 का कितना मोलर मैस होगा, 16 या 32। शाबाश बेटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 32। ये पॉइंट बेटा क्लियर हो गया बेटा आपको। चलें अब बेटा मुझे बात बताएं, आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, कुछ चीजें बता दें, लिख लें जरा, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस। प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैसेस। देखें बेटा सबसे पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो लिखें, नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, पहली बात बेटा ये याद रखनी है आपने। बेटा याद रखें अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है, इसका मतलब यह है कि ना वो आपस में कोई अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, ना वो क्या लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स। और जब भी मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी तरह की कोई अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स ना हो तो उनके बीच की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बेटा क्या होती है, जीरो। बेटा याद रख लें, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बिकम जीरो। बेटा याद रखें आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी तरह की कोई फोर्सेस नहीं होती, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी बेटा क्या बन जाती है उनकी, जीरो। अब बेटा मुझे बताएं आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी तो बेटा जीरो होती है, अब उनके पास सिर्फ कौन सी एनर्जी बाकी रह गई, काइनेटिक। सो आप लिखेंगे आइडियल गैस पोजेस ओनली काइनेटिक एनर्जी। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स ओनली पोजेस काइनेटिक एनर्जी। तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है,
पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। वो क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके बीच में क्या नहीं होती? नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और मुझे बताएं आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के आपस में जो कोलियंस होते हैं वो कैसे होते हैं? बेटा याद रखें, कोलियंस आर परफेक्टली इलास्टिक। तो कोलियंस जो होते हैं गैस मॉलिक्यूल्स के आपस में या विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, वो कैसे होते हैं? कोलियंस आर परफेक्टली इलास्टिक। ये सारी बातें आपकी बेटा किस गैस के लिए मैं बता रहा हूं आपको? आइडियल गैस के लिए। तो कोलियंस आर परफेक्टली इलास्टिक, नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल जीरो है, मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस ओनली पोजेस काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, एक और बात यहां पे लिख लें कि बेटा जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना आइडियल गैस की, उसका फार्मूला होता है 3/2 kT, जिसमें K बेटा मैंने पहले ही बता दिया क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और ये T क्या चीज़ है? टेम्परेचर। तो बेटा मुझे बताएं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो एक कांस्टेंट है, 3/2 भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी गैस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पे। तो और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गैस की जो काइनेटिक एनर्जी है इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो बेटा ये पॉइंट आपने याद रख लेना है। तो ये सारे पॉइंट्स जितने भी मैं आपको बताए हैं आइडियल गैस के लिए आपने अप्लाई करने हैं। आइडियल गैस की बेटा जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के साथ क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये टेम्परेचर बेटा किस स्केल में लेना है आपने? केल्विन स्केल में, जो कि क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच की क्या जीरो होती है? पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि उनके बीच में क्या नहीं होती? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मॉलिक्यूल्स के पास सिर्फ क्या होती है? काइनेटिक। कोलियंस कैसे होते हैं? परफेक्टली इलास्टिक। ये सारे पॉइंट्स बेटा किसके लिए मैंने बता दिया? आइडियल गैस के। बेटा अब हेडिंग दे आगे टेम्परेचर की। अब टेम्परेचर तो उन्होंने नाम से लिखा हुआ है वहां पे कि टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट वहां पे आपने बताना है बच्चों को। तो ये लिखा हुआ सिलेबस में। देखिए बेटा टेम्परेचर के बारे में यहां पे लिखें। टेम्परेचर के अंदर सबसे पहली चीज जो आपने याद रखनी है वो लिखें जरा, थर्मल इक्विलिब्रियम। टेम्परेचर में आपने एक चीज याद रखनी है, वो है थर्मल इक्विलिब्रियम। बेटा मेरे क्वेश्चन का जरा आंसर दीजिएगा। अगर मान लो आपके पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर आपने वाटर डाला हुआ है, मान लो इसके अंदर यहाँ पे वाटर है और जो वाटर इस बीकर में पड़ा हुआ है उस वाटर का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। और अगर वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और मान लो इसके अंदर कुछ आइस क्यूब्स हैं, ये बेटा भला क्या चीज़ है? ये आपके पास है आइस क्यूब्स। और इन आइस क्यूब्स का टेम्परेचर भी बेटा कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस है और उस वाटर में क्या पड़े हुए हैं? आइस क्यूब्स। उनका टेम्परेचर भी कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन ये है, क्या हीट वाटर से आइस में जाएगी या आइस से वाटर में आएगी? दोनों का टेम्परेचर सेम है, बट एक लिक्विड है और एक सॉलिड है, क्योंकि आइस सॉलिड है, लिक्विड आपके पास जो वाटर है वो लिक्विड है। तो बेटा मुझे बताएं कि हीट कहां से कहां जाएगी? 0 डिग्री सेल्सियस वाले पानी से 0 डिग्री सेल्सियस वाली आइस में जाएगी या 0 डिग्री सेल्सियस वाली आइस से जाएगी 0 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर में? तो बेटा याद रखें, हीट फ्लो नहीं करेगी। नो हीट विल फ्लो। नो हीट विल फ्लो। वैसा क्यों है बेटा? याद रखें, हीट का फ्लो होना स्टेट्स पे डिपेंड नहीं करता। वो सॉलिड लिक्विड गैस को नहीं देखता, वो देखता है टेम्परेचर डिफरेंस को। अगर पानी का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस था और आइस का भी कितना बेटा? 0 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों का टेम्परेचर बेटा क्या है? सेम। और अगर दो बॉडीज का टेम्परेचर बेटा इक्वल होगा तो उन दोनों के बीच में क्या फ्लो नहीं होगी? नो हीट विल फ्लो। ये स्टेट्स पे डिपेंड नहीं करता, चाहे एक चीज लिक्विड हो एक सॉलिड हो, अगर टेम्परेचर दोनों का सेम है तो उन दोनों के बीच में कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। एक बात। नंबर 2, बेटा हीट सिर्फ तब फ्लो करती है जब एक बॉडी हॉटर हो, मतलब उसका टेम्परेचर क्या हो? ज्यादा हो, और दूसरी बेटा कैसी हो? कोल्डर हो। और हीट हमेशा कहां से कहां जाती है? हॉटर से कोल्डर। मतलब हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से हीट हमेशा कहां जाती है? लो टेम्परेचर वाली बॉडी में। और ऐसा कब तक होता रहता है? कब तक फ्लो होगी वो हीट? जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या नहीं हो जाएगा? सेम। और जब दोनों का टेम्परेचर बेटा सेम हो जाएगा तो हम ये कहेंगे कि उन दोनों ने क्या अचीव कर लिया है? थर्मल इक्विलिब्रियम। तो जब भी दो बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो जाता है तो बॉडीज बेटा अचीव कर लेती हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। और थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि अब उनके दरमियान किसी तरह का क्या नहीं होगा? कोई हीट फ्लो नहीं होगी। ये पॉइंट बेटा क्लियर हो गया बेटा? बेटा हीट सिर्फ कहां से कहां फ्लो करेगी? हॉटर से कोल्डर, मतलब हाई टेम्परेचर बॉडी से कहां फ्लो करेगी? लो टेम्परेचर। और ये सिर्फ तब तक फ्लो करेगी जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या नहीं हो जाता? सेम। जब दोनों टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सेम, तो फिर क्या फ्लो नहीं करेगी? हीट।
और वो बॉडीज एक दूसरे के साथ क्या अचीव कर चुकी होंगी, थर्मल इक्विलिब्रियम। अच्छा अब बेटा अब आप मुझे एक बात बताएं, इस चीज के बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है, देखिए बेटा ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनमें कोई भी रियल गैस बिहेव करती है लाइक आइडियल गैस। बेटा लिख लें, वो कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनमें रियल गैसेस बिहेव करती हैं लाइक आइडियल गैसेस। हमारी रियल लाइफ में जो गैसेस हैं, जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, ब्रीथ इन या ब्रीथ आउट कर रहे हैं, ये गैसेस बेटा कौन सी हैं, रियल गैसेस। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि जब रियल गैसेस को वो कंडीशन में रखा जाए तो वो रियल गैसेस की प्रॉपर्टीज किसकी तरह की हो जाती हैं, दे बिहेव लाइक आइडियल गैसेस। और बेटा वो लिख लें वो कंडीशन कौन सी हैं, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो हम जब किसी भी रियल गैस को लो प्रेशर पे एंड हाई टेम्परेचर पे रखते हैं तो उस रियल गैस की प्रॉपर्टीज भी किससे मैचिंग हो जाती है, आइडियल गैसेस पे। ये भी पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ये वाला पॉइंट भी बेटा हो गया। इसके बाद बेटा यहां पे एक चीज और लिखें, बेटा मुझे बताएं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बेटा कितना होता है। ये सवाल जो है ना एक दफा नम्स में आया था, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। बेटा याद रखें सेल्सियस में बेटा ये कितना बनेगा आपके पास 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में कितना होगा 98.6 फ़ारेनहाइट। और केल्विन में कितना होगा 310 केल्विन। तो ये बेटा क्या चीज़ मैंने लिखवाई है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इंसान का कितना होता है, ये मैंने आपको बता दिया है इन ऑल 3 स्केल्स। ठीक है बेटा। अब इसके बाद टेम्परेचर वाले टॉपिक का लास्ट आर्टिकल लिखें, हेडिंग दे जरा टेम्परेचर स्केल्स। टेम्परेचर स्केल्स बेटा, टेम्परेचर को बेटा आप जब मेजर करते हैं तो किसी 3 में से एक स्केल में मेजर करते हैं। एक स्केल बेटा कौन सा आपका होगा, डिग्री सेल्सियस स्केल होगा, एक कौन सा होगा फ़ारेनहाइट स्केल होगा, और एक कौन सा होगा केल्विन स्केल होगा। तो सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल, ये 3 स्केल्स में आप टेम्परेचर को मेजर करते हैं। लेकिन इन तीनों यूनिट्स में से एसआई यूनिट बेटा कौन सा है, केल्विन है। तो बेटा याद रखें जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर आप डिग्री सेल्सियस में भी मेजर कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में भी मेजर कर सकते हैं, केल्विन में भी। बट इन तीनों में से जो एसआई यूनिट है वो बेटा आपका है केल्विन। तो बेटा एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। अब आपने देखें क्वेश्चन हमें यह आ सकता है कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर आपको एक स्केल में गिवन होगा और आपने उसको दूसरे स्केल में बताना होगा। तो देखें अगर लेट्स सपोज पहले हम कर लेते हैं रिलेशनशिप ऑफ सेल्सियस एंड केल्विन। तो आपको ये अच्छी तरह पता है बेटा कि टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू क्या होता है, टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। तो अगर आप सेल्सियस टेम्परेचर में 273 ऐड करें तो बेटा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, केल्विन में। और अगर आपको सेल्सियस में निकालना हो और गिवन किस में हो, केल्विन में, तो फिर आप क्या करेंगे, टी सी इज इक्वल टू बेटा क्या बन जाएगा, टी के माइनस 273। तो बेटा ये दोनों फार्मूले आप तब यूज करेंगे जब आपको सेल्सियस में गिवन हो और केल्विन में निकालना हो, या फिर केल्विन में गिवन हो सेल्सियस में निकालना हो। ठीक है बेटा। अच्छा इसके बाद एक फार्मूला और भी है जो फ़ारेनहाइट के लिए यूज होता है बेटा, जरा वो भी लिख लें कि टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और ये आपको तब यूज़ करना है जब आपको सेल्सियस में टेम्परेचर देंगे और आप उस सेल्सियस वाले टेम्परेचर को किस में कन्वर्ट करेंगे, फ़ारेनहाइट में। एक और चीज़ भी याद रखें कि इस फार्मूले को लिखने का एक और तरीका ये होता है कि आप ऐसे लिख लें, 9 को जब 5 पे डिवाइड करते हैं तो वो आ जाता है 1.8। तो बेटा ये बन जाएगा 1.8 TC प्लस 32। तो ये दोनों एक ही चीज़ को लिखने के दो तरीके हैं, 9/5 को हम 1.8 भी लिख सकते हैं। तो बेटा ये फार्मूले आप याद कर लें। अभी मैं आपको 2 क्वेश्चंस करवाऊंगा, वो दोनों आपके ठीक होने चाहिए। मैं आपको टेम्परेचर किसी एक स्केल में दूंगा किसी बॉडी का, आप बताएंगे कि इस बॉडी का दूसरे स्केल में कितना टेम्परेचर होगा, वो आप बताएंगे। लेकिन बेटा अगर एक बॉडी का बेटा सेल्सियस में टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस, तो बेटा बताएं उसका कितना होगा टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर आपको सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है, किस में निकालना है आपने, फ़ारेनहाइट में। बेटा आप फार्मूला पुट कर लेंगे, टी एफ इज इक्वल टू 9/5 TC प्लस 32। बेटा आप यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे, 9/5 बेटा TC की वैल्यू बेटा कितनी है 45, और यहाँ पुट कर देंगे 32। बेटा 45 को 5 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, 9 to 9 बेटा कितना आएगा 81 प्लस 32 कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 113 फ़ारेनहाइट।
बेटा ये आपके पास आ जाएगा टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और करें। एक क्वेश्चन देखें, मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन से टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट स्केल और जो सेल्सियस स्केल है वो दोनों सेम वैल्यू देते हैं, कौन से टेम्परेचर पर। मैं अगर आपसे ये कहूं कि अगर एक बॉडी का सेल्सियस में टेम्परेचर है -40 डिग्री सेल्सियस, इसको ज़रा समझ लें, आपके माइंड में एकदम एग्जैक्टली फिट हो जाएगा। ज़रा देखें, अगर एक बॉडी का सेल्सियस में टेम्परेचर कितना है बेटा, -40 डिग्री सेल्सियस, और आप लेट्स सपोज किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं इसे, फ़ारेनहाइट में, तो आपको फार्मूला मैंने पहले ही बता दिया बेटा कि फार्मूला बेटा आप यहाँ पे कौन सा यूज़ कर लेंगे। तो फार्मूला बेटा बन जाएगा टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस बेटा कितना आ जाएगा 32। देखिए बेटा 9/5 टेम्परेचर इन सेल्सियस कितना बेटा आपके पास, बेटा आप जब भी नेगेटिव में टेम्परेचर आए तो नेगेटिव साइन के साथ पुट करना होता है। तो देखिए यहाँ मैंने पुट कर दिया बेटा -40, बेटा यहाँ पे आ गया कितना आ गया +32। ये बेटा 5 जो है, ये 5 इससे करें कैंसिल, बेटा कितना आएगा 8, तो -8 × 9 कितना बन जाएगा बेटा आपके पास -72 प्लस कितना आएगा बेटा आपके पास 32, कितना बन जाएगा बेटा आपके पास ये -40 फ़ारेनहाइट। अब जरा इस बात को समझें, देखें जरा गौर से, जब दुनिया में किसी भी बॉडी का सेल्सियस में टेम्परेचर कितना होता है -40 डिग्री सेल्सियस, तो उस वक्त उसका अगर हम किस में निकालें फ़ारेनहाइट में, तो उसमें भी कितना आता है -40, लेकिन किस में आएगा वो फ़ारेनहाइट में। मतलब ये हुआ कि -40 वो नंबर है कि जब दुनिया में किसी बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस में -40 होता है तो उसका फ़ारेनहाइट में भी कितना होता है -40 होता है। तो ये आपको क्वेश्चन याद रखना है कि -40 बेटा वो टेम्परेचर है जिस पे जाके फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों स्केल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। कि अगर एक बॉडी है उसका सेल्सियस में टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस, तो बताएं उसका कितना होगा फ़ारेनहाइट में। आपके पास 20 सेकेंड्स हैं। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट बेटा क्या होगा, वो होता है बेटा आपके पास 9/5 टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32। बेटा आप मुझे बताएं कितना है टेम्परेचर इन सेल्सियस, 70 है, और यहाँ बेटा कितना आ गया 32। बेटा जब आप इसको इससे करेंगे कैंसिल तो बेटा कितना आएगा यहाँ पे 14 को बेटा 9 से करें मल्टीप्लाई, ये आएगा आपके पास 126। तो बेटा 126 प्लस 32 बेटा कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 158 फ़ारेनहाइट्स। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ठीक है बेटा। अच्छा, अब टेम्परेचर के टॉपिक का जो लास्ट क्वेश्चन है जरा उसको देखें। अगर आपको एक बॉडी गिवन दी हुई है और आपको अगर मैं उस बॉडी का टेम्परेचर किस में बताऊं, मान लो सेल्सियस में, और पूछूं कि आप इसका किस में बताएं फ़ारेनहाइट में, तो वो फार्मूले मैं आपको करवा चुका हूं। लेकिन सम टाइम क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट आता है। जरा देखिए मेरी बड़ा बात सुने गौर से। सम टाइम क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक बॉडी है, उसका टेम्परेचर क्या है ये हमें नहीं पता, वो गिवन नहीं है। मतलब उसका कोई भी टेम्परेचर तो होगा लेकिन वो क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। बस वो ये कहेंगे कि मान लो आपने उस बॉडी को क्या किया, हीट किया, और हीट करने से मान लो उसका टेम्परेचर सेल्सियस में कितना बढ़ गया 10 डिग्री सेल्सियस। ये 10 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर नहीं है, ये उसके टेम्परेचर में चेंज आया है जब आपने उसको क्या किया है, हीट किया है। मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक बॉडी है और आपने उसे बेटा क्या किया, हीट करने पर उसका जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में कितना चेंज हुआ 10 डिग्री सेल्सियस। मतलब चेंज इन डिग्री सेल्सियस कितना आया 10 डिग्री। तो जरा खुद सोचें, अगर किसी बॉडी के सेल्सियस टेम्परेचर में चेंज आएगा, तो अगर सेल्सियस स्केल में चेंज आएगा तो बाकी दोनों स्केल्स में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। तो एक स्केल का चेंज बता के दूसरे स्केल का क्या क्या पूछ सकता है, वो चेंज पूछ सकता है। तो अब जो मैं फॉर्मूले आपको लिखवा रहा हूं ये टेम्परेचर के नहीं है, ये टेम्परेचर चेंज के हैं कि अगर एक स्केल में इतना चेंज होगा तो दूसरे में कितना चेंज होगा। ये आपको ये सवाल आ सकते हैं। बेटा लिख रहे हैं जरा गौर से कि डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा के, मतलब चेंज इन सेल्सियस एंड चेंज इन केल्विन इक्वल होते हैं। इसके बाद आगे लिखें चेंज इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू चेंज इन सेल्सियस। चेंज इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल बेटा क्या है
9/5 चेंज इन केल्विन। बेटा ये तीनों फार्मूले हैं बेटा, ये क्या टेम्परेचर्स के हैं या टेम्परेचर डिफरेंस के हैं? टेम्परेचर डिफरेंस के या फिर टेम्परेचर चेंज के हैं। वेरी गुड। देखिए मैंने पहले फॉर्मूले कौन से करवाए आपको? 3। टी के इज इक्वल मैंने क्या लिखवाया था? टी सी प्लस 273। और टी सी इज इक्वल बेटा क्या लिखवाया था? टी के माइनस 273। और टी एफ इज इक्वल टू क्या लिखवाया था? 9/5 टी सी प्लस 32। बेटा ये तीनों फार्मूले बेटा टेम्परेचर्स के हैं। अगर आपको किसी बॉडी का एक स्केल में टेम्परेचर गिवन हो और दूसरे में निकालना हो तो आप इनको यूज करेंगे। और ये 3 फार्मूले बेटा बेसिकली टेम्परेचर चेंज के हैं। मतलब अगर वो आपको कहें कि एक बॉडी का टेम्परेचर किसी एक स्केल में इतना चेंज हुआ है तो दूसरे में कितना चेंज होगा। मतलब अगर हमारा क्वेश्चन क्या था कि एक बॉडी का सेल्सियस कितना चेंज हुआ? 10 डिग्री। अगर एक बॉडी के सेल्सियस में चेंज आया 10 डिग्री का तो उसके कितना चेंज आएगा फ़ारेनहाइट में? बेटा आप मुझे बताएं कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? 9/5 चेंज इन सेल्सियस। बेटा क्या बन जाएगा? चेंज इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू चेंज इन सेल्सियस। बेटा कितना है आपका? 10। बेटा कितना बन जाएगा बेटा आपके पास? ये 2 इंटू 9 बेटा कितना आ जाएगा? 18। इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि अगर सेल्सियस में चेंज 10 डिग्री का आएगा तो उसी बॉडी के अंदर जो फ़ारेनहाइट में चेंज आएगा वो कितना आएगा? 18 फ़ारेनहाइट का। अब एक क्वेश्चन आप करें, अगर बेटा एक बॉडी के सेल्सियस में चेंज आया 45 डिग्री का, तो अगर सेल्सियस में चेंज आया 45 का तो आप बताएं कितना चेंज आएगा उसके फ़ारेनहाइट में? देखिए बेटा चेंज इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू बेटा क्या चीज है? 9/5 चेंज इन सेल्सियस। बेटा कितना आ गया? 9/5 बेटा कितना चेंज इन सेल्सियस है? 45। बेटा 45 को 5 से करें कैंसिल, क्या बनेगा? 9 इंटू 9 बेटा कितना आ जाएगा? 81। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर किसी बॉडी का सेल्सियस में चेंज आएगा 45 डिग्री सेल्सियस का तो उसके अंदर जो चेंज आएगा फ़ारेनहाइट में वो कितना आएगा? 81 फ़ारेनहाइट का। अब जरा मुझे एक बार आप सुना देंगे ना तो मुझे तसल्ली हो जाएगी आर्टिकल आपकी समझ में आया। वो देखें क्या है। अगर बेटा मैं आपसे ये कहूं एक बॉडी है और उसका सेल्सियस में टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस और आप बताएं उसका कितना होगा फ़ारेनहाइट में, तो अब बेटा फार्मूले कौन सा यूज करेंगे आप? ये चेंज वाले फार्मूले यूज करेंगे या ये वाले फार्मूले यूज करेंगे? आप ये वाला यूज करेंगे जो पहले लिखवाए आपको। बट अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक बॉडी है उसका सेल्सियस में टेम्परेचर मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि उसका सेल्सियस में चेंज आया है 20 डिग्री सेल्सियस और आप बताएं कितना चेंज आएगा फ़ारेनहाइट में। अब फार्मूले कौन से यूज होंगे? ये वाले फार्मूले यूज होंगे या डेल्टा वाले फार्मूले यूज होंगे? डेल्टा वाले, क्योंकि यहां पे एक चीज का चेंज गिवन है, दूसरे का भी चेंज बताना। क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला आपको? पक्की बात है सब बच्चों को? एक लास्ट क्वेश्चन मुझे बता दें, अगर एक बॉडी के केल्विन टेम्परेचर में चेंज आया 50 केल्विन का तो उसका कितना चेंज आएगा सेल्सियस में? शाबाश। क्यों? देखिए बेटा एक पॉइंट याद रखना है आपने कि सेल्सियस और केल्विन खुद तो बराबर नहीं होते, लेकिन उनका क्या इक्वल होता है? उनका चेंज इक्वल होता है। सेल्सियस और केल्विन टेम्परेचर बजाते खुद तो इक्वल नहीं होते, लेकिन उनका क्या चेंज इक्वल होता है? उनका चेंज इक्वल होता है। तो जितना किसी बॉडी के सेल्सियस में चेंज आता है उतने चेंज किस में आता है? केल्विन में। इसका मतलब क्या हुआ? अगर केल्विन में चेंज 50 केल्विन का है तो जिस बॉडी के केल्विन में चेंज 50 केल्विन का आएगा उस बॉडी के सेल्स में कितना चेंज आएगा? 50 डिग्री सेल्सियस का। क्यों? क्योंकि केल्विन और जो सेल्सियस है इन दोनों का बेटा चेंज की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। टॉपिक लिखे बेटा जरा इंटरनल एनर्जी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इसका रोल है। बेटा लिख लें इंटरनल एनर्जी। बेटा सबसे पहली बात जरा मुझे बताएं कि ये होती क्या चीज है? बेटा याद रखें इंटरनल एनर्जी का सिंबल होता है यू। यू किसका सिंबल है बेटा? इंटरनल एनर्जी का। और बेटा ये क्या होती है? बेटा ये होती है सम ऑफ, लिख लें सम ऑफ मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी, मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा गैस मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है और गैस मॉलिक्यूल्स की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, उन दोनों का जो सम होता है उसे हम क्या कहते हैं? उस गैस की इंटरनल एनर्जी। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी बेटा जो होती है वो काइनेटिक और पोटेंशियल का सम होती है। बेटा लिख लें जरा एक पॉइंट यहाँ पे, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स
प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो अब जब भी हम किसी गैस की मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी और उन मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर देते हैं तो जो इन दोनों का सम होगा वो क्या उस गैस की होगी, इंटरनल एनर्जी। लेकिन हमारे पूरे सिलेबस में बेटा सिर्फ कौन सी गैस है, आइडियल गैस है। और अगर हमारे पूरे सिलेबस में सिर्फ आइडियल गैस है तो बेटा आप मुझे बताएं आइडियल गैस की मैंने क्या लिखवाई थी कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स की क्या जीरो होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो सिर्फ बाकी कौन सी एनर्जी बच गई, काइनेटिक। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो सिर्फ किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी के, क्योंकि आइडियल गैस की बेटा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है जीरो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बेटा याद रखें फॉर एन आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। और जरा मेरी बात सुने गौर से कि किसी भी गैस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका टेम्परेचर से मैंने क्या बताया था, क्या रिलेशन होता है, डायरेक्ट। अब जरा खुद सोचें कि अगर काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर से डायरेक्ट रिलेशन होता है और आइडियल गैस की बेटा जो इंटरनल एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, काइनेटिक के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर काइनेटिक डिपेंड करती है टेम्परेचर पे तो इंटरनल भी किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे, क्योंकि इंटरनल और काइनेटिक इक्वल है। आइडियल गैस की काइनेटिक एनर्जी को क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी, क्योंकि आइडियल गैस के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। तो जो आइडियल गैस की काइनेटिक होगी वही आइडियल गैस की इंटरनल होगी। तो जिस चीज पे काइनेटिक डिपेंड करेगी उसी चीज पे बेटा कौन डिपेंड करेगी, इंटरनल। तो बेटा ये पॉइंट लिख लें, इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो बेटा आइडियल गैस बेटा जो है उसकी इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। अब इस पूरी बात की समरी क्या बन गई जरा देखें। इस पूरी बात की समरी ये बन गई कि इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक, और वो किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के। इसका मतलब देखें क्या, जरा समझ लें इस बात को। अगर मैंने किसी भी चीज का क्या बढ़ाया, टेम्परेचर, अगर मैंने किसी गैस का क्या बढ़ा दिया, टेम्परेचर, तो उस गैस की दो चीजें और भी बढ़ जाएंगी। कौन कौन सी बेटा, जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी और क्या बढ़ जाएगी, इंटरनल एनर्जी। और अगर मैंने किसी भी गैस की टेम्परेचर को कम किया, मैं जब गैस की बात कर रहा हूं मैं किस गैस की बात कर रहा हूं, आइडियल गैस, क्योंकि हमारे कोर्स में वही है। तो जब किसी आइडियल गैस की टेम्परेचर को कम किया जाता है तो उसकी दो चीजें और कौन सी कम हो जाती हैं, काइनेटिक भी कम हो जाएगी और क्या कम हो जाएगी, इंटरनल भी कम हो जाएगी। और अगर मैंने किसी गैस का टेम्परेचर कर दिया कांस्टेंट, तो दुनिया में जब किसी गैस का टेम्परेचर आप फिक्स कर देते हैं तो उसकी दो चीजें और भी फिक्स हो जाती हैं। वो कौन सी हैं, काइनेटिक एनर्जी भी उसकी कांस्टेंट हो जाती है और उसकी बेटा क्या कांस्टेंट हो जाती है, इंटरनल भी कांस्टेंट हो जाती है। मुझे यहां तक सुना दें जरा कि अगर आप किसी भी अगर आप किसी भी गैस का टेम्परेचर कम करेंगे तो दो चीजें और कौन सी कम होंगी, काइनेटिक एंड इंटरनल, शाबाश। अगर आप उस गैस का क्या बढ़ाएंगे, टेम्परेचर, तो क्या बढ़ जाएंगी, काइनेटिक और इंटरनल। और अगर टेम्परेचर को क्या रखेंगे, कांस्टेंट, वो दोनों भी क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट। इंटरनल एनर्जी का बेटा लास्ट एमसीक्यू लिखें बेटा, एक एमसीक्यू और क्या बन सकता है इस टॉपिक का, वो लिखें, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी बेटा एक कैसी होती है, स्टेट फंक्शन होती है, ये आपने याद रखना है बेटा। और बेटा याद रखें, अब ये स्टेट फंक्शंस कौन से होते हैं बेटा, याद रखें स्टेट फंक्शंस और पाथ फंक्शंस ये दो क्वांटिटीज हैं। हेडिंग दे लें जरा, स्टेट फंक्शंस, स्टेट फंक्शंस, और इस पे बेटा हेडिंग दें आप, पाथ फंक्शंस। इन दोनों को स्टडी करते हैं बारी बारी कि स्टेट फंक्शंस कौन से होते हैं, पाथ फंक्शंस कौन से होते हैं, इनमें से क्वेश्चन बन सकता है। तो स्टेट फंक्शंस या पाथ फंक्शंस। लेकिन एक बात ये भी आपको मैंने पहले बता दिया है कि इंटरनल एनर्जी बेटा कौन सा फंक्शन है, पाथ या स्टेट, इट इज अ स्टेट फंक्शन। अब जरा इनको बारी बारी हम करते हैं एक्सप्लेन, जरा देखें। आप यहां पे बेटा हेडिंग देंगे स्टेट फंक्शन की, तो बेटा हेडिंग दे देंगे आप स्टेट फंक्शन। आगे लिखें डेफिनेशन, दोज क्वांटिटीज whose change depends only on initial and final state and do not
डिपेंड्स अपॉन प्रोसेस या पाथ, डू नॉट डिपेंड्स अपॉन प्रोसेस या पाथ। बेटा याद रखें बेटा, स्टेट फंक्शंस जो होते हैं, स्टेट फंक्शंस बेटा वो क्वांटिटीज होती हैं, ऐसी तमाम क्वांटिटीज जिनके अंदर जो क्या आता है, चेंज, वो चेंज सिर्फ डिपेंड किस पे करता है, इनिशियल स्टेट पे और फाइनल स्टेट पे। लेकिन किस प्रोसेस के जरिए आप इनिशियल से फाइनल स्टेट पे गए, उस प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता, उस पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इस चीज पे डिपेंड करता है कि इनिशियल स्टेट कौन सी थी और फाइनल स्टेट कौन सी। जरा इसको जरा समझें, जरा देखें अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखिए बेटा, लेट्स सपोज बेटा अगर एक सिस्टम है, उसकी इनिशियल स्टेट ए है और बी बेटा उसकी कौन सी स्टेट है, फाइनल, और आप ए से बी जाते हैं दो डिफरेंट पाथ से। एक पाथ ये है, इसको कह दें पाथ 1, और एक पाथ ये है, इसको कह लें पाथ 2। बेटा आप मुझे ये बताएं, क्या ये दोनों पाथ सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। पाथ मतलब प्रोसेस, मतलब दो डिफरेंट प्रोसेस हैं। लेकिन एक बात याद रखें, जब आपका सिस्टम ए स्टेट से कहां चला जाएगा, बी पर, तो बेटा जो भी चीजें स्टेट फंक्शंस होंगी उनमें जो चेंज होगा वो क्या होगा, हर रास्ते का क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि स्टेट फंक्शंस के जो चेंज होते हैं वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते, प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करते, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल स्टेट पे और फाइनल स्टेट पे। दोनों प्रोसेस की इनिशियल स्टेट ए थी, दोनों प्रोसेस की फाइनल स्टेट क्या है, बी है। और अगर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम हो तो इसका मतलब यह है कि जितना चेंज स्टेट फंक्शन में फर्स्ट पाथ से आएगा उतना चेंज किस में आएगा, सेकंड पाथ में आएगा। क्योंकि स्टेट फंक्शन का चेंज डिसाइड सिर्फ कौन करती हैं, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। अब मुझे एक बात बताएं, देखिए जरा एक चीज लिख लें, स्टेट फंक्शंस की ना 4 एग्जांपल्स हमारे कोर्स में है। पहला बेटा स्टेट फंक्शन कौन सा है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, और आखिरी है इंटरनल एनर्जी। ये चारों चीजें बेटा कौन सी फंक्शंस हैं, स्टेट फंक्शंस हैं। इन चारों चीजों में जो चेंज आएगा वो सिर्फ डिसाइड किससे होगा, इनिशियल स्टेट पे और फाइनल स्टेट पे। अगर बेटा मैं आपसे ये कहूं, जरा देखें, अगर एक सिस्टम ए से बी जाए पाथ 1 से और उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आया डेल्टा U1, डेल्टा मतलब क्या, चेंज, और अगर वही सिस्टम इस पाथ से जाता ए से बी पाथ नंबर 2 से, तो मान लो इस पाथ से उसकी इंटरनल में चेंज कितना आता, डेल्टा U2। अब जरा मेरे क्वेश्चन का आंसर करें कि क्या ये दोनों डिफरेंट होंगे चेंज या सेम होंगे? सेम होंगे। भला क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी बेटा कौन सा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन, और स्टेट फंक्शन के अंदर जो चेंज आता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड किस पे करता है, इनिशियल स्टेट पे और फाइनल स्टेट पे। और चूंकि दोनों पाथ का इनिशियल स्टेट ए है और फाइनल स्टेट बेटा दोनों का क्या है, बी है, इसका मतलब ये हुआ कि जितना चेंज इन इंटरनल एनर्जी पाथ 1 से होगा उतना ही किस में आया होगा, पाथ 2 से। क्योंकि स्टेट फंक्शंस के जो चेंज होते हैं वो हर रास्ते के सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, प्रोवाइडेड दैट इफ देयर इज सेम इनिशियल स्टेट एंड सेम फाइनल स्टेट। तो हम क्या लिखेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन पाथ 1 इज इक्वल टू चेंज एनर्जी इन पाथ 2। तो दोनों पाथ का डेल्टा यू सेम क्यों है? क्योंकि स्टेट फंक्शन के चेंज पाथ पे डिपेंड नहीं करते, किस पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट। एक क्वेश्चन का मुझे आंसर करें, यहां पे जरा देखें, अगर मान लो ये बेटा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, अगर एक सिस्टम ए से बी आता है इस रास्ते से और एक सिस्टम आता है बेटा इस रास्ते से, बेटा ये दोनों रास्ते बेटा सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। इसे बेटा बोल लो पाथ 1, ये वाला बेटा आपके पास है पाथ 2। तो बेटा ये दो पाथ हो गए, लेकिन दोनों पाथ की क्या सेम है, इनिशियल स्टेट सेम है और फाइनल स्टेट भी बेटा दोनों की क्या है, सेम। अगर मेरा क्वेश्चन ये हो कि अगर पाथ 1 पर प्रेशर में चेंज आया डेल्टा P1 और पाथ 2 में प्रेशर में चेंज आया डेल्टा P2, क्या ये दोनों चेंज डिफरेंट होंगे कि सेम होंगे? सेम होंगे, क्योंकि बेटा प्रेशर एक स्टेट फंक्शन है और स्टेट फंक्शन का चेंज हमेशा सेम आता है अगर क्या सेम हो, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा P1 इज इक्वल टू डेल्टा P2। अगली बात, अगर मान लो इस रास्ते पे चेंज आता इंटरनल में डेल्टा U1 और इसमें चेंज आता डेल्टा U2, बेटा कौन सा चेंज बड़ा होता है या दोनों इक्वल होते हैं? इक्वल होते हैं, क्योंकि इंटरनल एनर्जी भी बेटा कौन सा फंक्शन है,
स्टेट फंक्शन, और उसका चेंज भी दोनों पाथ का क्या होगा, सेम, क्योंकि दोनों पाथ की क्या सेम है बेटा, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। तो हम लिखेंगे जितना चेंज आया डेल्टा यू में पाथ 1 से, उतने चेंज किस में आएगा, पाथ 2 पे, क्योंकि यही तो डेफिनेशन है कि जो चेंज आएगा वो इक्वल आएगा स्टेट फंक्शन में अगर क्या क्या सेम हो, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। और दूसरे फंक्शन बेटा मैंने कौन से बताया आपको, पाथ फंक्शन। बेटा लिखे जरा सेकंड टाइप बेटा कौन सी है, पाथ फंक्शन। बेटा अब आप मुझे बताएं, अब जरा खुद मुझे इसका लिखवाएं कि स्टेट फंक्शन की जो चेंज थी वो डिसाइड होती थी स्टेट पे, इनिशियल पे और फाइनल पे, तो और वो किस पे डिपेंड नहीं करते थे, पाथ या प्रोसेस पे। तो ये किस पे डिपेंड करेंगे, पाथ या प्रोसेस। बेटा लिखें आप, दोज क्वांटिटीज whose change depends upon path या प्रोसेस। एक ही चीज के दो नाम है बेटा, याद रखें। ऐसे फंक्शंस या ऐसी क्वांटिटीज जिनके अंदर जो चेंज आता है वो डिसाइड कौन करेगा, पाथ या प्रोसेस। तो वो फंक्शन कौन से होंगे, पाथ फंक्शंस। तो बेटा इनकी एग्जांपल देखें कौन कौन सी हैं। इनकी एग्जांपल बेटा 3 हमारे कोर्स में है। एक है वर्क डन, दूसरी है हीट एनर्जी जिसको क्यू से लिखते हैं, और एक है सी, और ये सी का नाम लिख लें मोलर स्पेसिफिक हीट। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मोलर स्पेसिफिक हीट। बेटा ये तीनों चीजें बेटा जो हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट, हीट एनर्जी जिसे सिंपली हीट भी कह देते हैं या फिर क्या कह देते हैं, थर्मल एनर्जी, और डब्ल्यू बेटा क्या चीज है, वर्क डन। तो वर्क, हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट, बेटा ये तीनों बेटा कौन से फंक्शन है बेटा आपके पास, पाथ। और इन चीजों में जो चेंज आएगा वो डिसाइड बेटा किससे होगा, पाथ या प्रोसेस से।